चलिए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल हो गया था, है कि नहीं। कुछ न्यूमेरिकल और करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ये वाला। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर have 50 turns, 50 and 1500 टर्न्स। तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है 50, और सेकेंडरी का कितना दिया हुआ है 1500 ना, 1500। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय, प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स कितना है, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस 40। तो ये फ्लक्स है किससे, प्राइमरी से, फाई नॉट प्लस 40 ना। ये हो गया फ्लक्स, वेयर फाई इज इन वेबर, टी इज द टाइम इन, टी इज द टाइम, ठीक है, इन सेकेंड, and phi naught is the constant. The output voltage across the secondary coil is, आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है across the secondary coil। तो यहां से आपको पता है ये फ्लक्स किससे है, प्राइमरी से है ना। अगर प्राइमरी से है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी फाई बाई डी टी क्या कहलाता है, ईएमएफ। और ये फ्लक्स प्राइमरी से है, तो ये ईएमएफ किससे हो जाएगा, प्राइमरी से, इक्वल टू, इसको कांस्टेंट है फाई नॉट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और 4t का, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या बचेगा 4। तो ईएमएफ तो आ गया प्राइमरी का, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का पता है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का पता है। आपको क्या बताना है, आउटपुट वोल्टेज बताना है। तो आपको फार्मूला पता है सिंपल सा, ईएमएफ के फॉर्म में देखोगे, ईएमएफ प्राइमरी डिवाइड बाई ईएमएफ सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी। सारे डाटा दिए हुए, आप ईएमएफ निकाल सकते हो, ठीक है। ईएमएफ प्राइमरी कितना दिया हुआ है 4 ना, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कितना है 50, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 1500। आपको ईएमएफ सेकेंडरी निकालना है, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 120। हाँ, ईएमएफ सेकेंडरी आ जाएगा 120 ना। कर लीजिए जल्दी से। लिख चुके ना, लिख चुके। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ दोस 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर, मतलब ये वोल्टेज किसका है, प्राइमरी का। ईएमएफ प्राइमरी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट ना, सप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर। द आउटपुट circuit draws a current of 2 एम्पियर and 440 वोल्ट। ये ईएमएफ किसका है, सेकेंडरी का, 440 वोल्ट ना। और करंट कितना है सेकेंडरी की, करंट कितना है सेकेंडरी की 2 एम्पियर। अब आपसे क्या कह रहा है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%, एफिशिएंसी कितना है 80%, तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8। अब क्या कह रहा है, द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, करंट। तो आपके पास फार्मूला पता ही है, ईएमएफ सेकेंडरी डिवाइड बाय ईएमएफ प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इज इक्वल टू ईटा टाइम्स करंट प्राइमरी
डिवाइड बाई करंट सेकेंडरी। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ईएमएफ सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 440 और ईएमएफ प्राइमरी कितना दिया हुआ है आपको, ईएमएफ सेकेंडरी जो है 440, ईएमएफ प्राइमरी कितना है 220। बोले मैं सुन लूंगा। हाँ 5 है। और आई प्राइमरी कितना है 2। आई सेकेंडरी पूछ रहा है, आई सेकेंडरी मेरे ख्याल से 5 एम्पियर आएगा। ठीक, कर लो। अच्छा सेकेंडरी गिवन है, प्राइमरी पूछा है, सेकेंडरी गिवन है कितना 2 एम्पियर। तो आई प्राइमरी यहां से 2 आएगा ना, इस 2 को इधर ले जाओगे 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 0.8 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं तो चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिख चुके हैं आप लोग, सबका हो गया। ये वाला करिएगा, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन ए 230 वोल्ट लाइन। ये मेरे ख्याल से इनपुट वाला है, 230 वोल्ट लाइन एंड ए लोड करंट 2 एम्पियर। एक चीज आप समझिए, लोड मतलब वर्ड का आउटपुट से रिलेटेड होता है। लोड मतलब क्या, आउटपुट। तो आउटपुट करंट कितना है 2 एम्पियर, आउटपुट मतलब सेकेंडरी। तो आई सेकेंडरी कितना है 2 एम्पियर। ठीक, अब कह रहा है द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग यानी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो वो कितना है 1:25। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज दी, अरे आपसे कह रहा है व्हाट इज दी करंट इन दी प्राइमरी, करंट पूछ रहा है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, करंट वाले फर्क, यहाँ पे इफिशियंसी का जिक्र नहीं है तो इफिशियंसी क्या मान लेंगे 100%। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेकेंडरी बराबर होता है किसके, करंट सेकेंडरी डिवाइड बाई करंट प्राइमरी। ये रेशियो कितना दिया हुआ है 1/25 और आई सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 2, आई प्राइमरी आपको बताना है कितना आ जाएगी। ठीक है, क्लियर रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखिएगा, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स। कितना 500 टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स कितने हैं 500 और सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 5000 है, 5000। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी टू एन एसी सप्लाई वोल्टेज 220। तो एसी प्राइमरी कनेक्टेड है ना, तो प्राइमरी कितना हो जाएगा, ईएमएफ प्राइमरी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट 20 वोल्ट। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी उसकी कितना है 50 हर्ट्ज। दिस सेकेंडरी विल हैव द आउटपुट, सेकेंडरी का आउटपुट क्या होगा, मतलब ईएमएफ पूछ रहा है, ईएमएफ आउटपुट क्या होगा। तो ईएमएफ सेकेंडरी का, तो आप एकदम सिंपल सा है ये क्वेश्चन, बस नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो प्राइमरी सेकेंडरी इज इक्वल टू ईएमएफ प्राइमरी डिवाइड बाई ईएमएफ सेकेंडरी। यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है प्राइमरी 500 और सेकेंडरी कितना दिया हुआ है 5000
और ईएमएफ प्राइमरी कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट। बस यहां से निकाल लो, ईएमएफ सेकेंडरी आ जाएगा, कितना आएगा 200। लेकिन इसके ऑप्शन में एक थोड़ा सा हेरा फेरी रहेगा, उसके ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, तो जितना इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही आउटपुट की होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको दिखती है तो आप उस पर टिक करिएगा जिसमें कितना दिया होगा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। समझ आ रही ना बात, इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, हो गया ये। थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, एडी करंट क्या होती है। ठीक है, ये हो गया ना। लिख चुके हैं आप, चलिए एक चीज और देखिएगा, एडी करंट एडी करंट क्या होती है इसको समझते हैं। देखो, अगर किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये किस तरह की है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं एक हमारा लूप रखा हुआ है ये, ठीक, और ये मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मेटल का। तो अगर ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, यही होता है ना। अगर फील्ड चेंज करेगी तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज। फ्लक्स चेंज से क्या बनेगा, ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से अगर ये मेटल है तो इसके अंदर क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर ये लूप है, एक पतला सा वायर है, तो इसके अंदर करंट जनरेट हो रही है। अगर ये, अच्छा, ऐसे वायरों से मिल करके ये क्या बना सकती है, ऐसे ये क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। डिस्क किससे बनी होगी, वायर से। तो इसके हर रिंग में क्या होगी, करंट होगी। तो ये, अच्छा, एक में जो करंट थी वो अकेली करंट थी ना, अब ऐसे हर जगह करंट चल रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एडी करंट। क्या बोलते हैं, एडी करंट। एडी मतलब भंवर जैसा, बहुत ज्यादा बल्क में। तो अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मेटेलिक प्लेट रखी होगी तो उसके अंदर क्या बन जाता है, एडी करंट बन जाता है। समझ आ रही ना बात। तो एडी करंट क्या है, प्लेट के अंदर करंट जनरेट होना। किसके अंदर जनरेट होना, प्लेट के अंदर। तो अब आप देखिए, जो हम ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जो आयरन की कोर होती है ना, ये आपको कल पढ़ाया था, ये आयरन कोर लगी होती है ना। आयरन कोर जो लगी होती है, इसमें आप अगर देखोगे, समझ आ रही ना बात, आयरन कोर एक मोटी सी प्लेट है ना, और इसके थ्रू क्या पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वेरिंग है, ये भी बताया था। अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अंदर क्या बनाएगी, ईएमएफ बनाएगी ना। फ्लक्स चेंज होगा ना, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तो एडी करंट बनेगा। और एडी करंट का सबसे बड़ा दुख ये है कि एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा कर देगा। समझ आ रहे, तो इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में जब आप खोल के देखोगे, जिन्होंने देखा होगा, उसमें ऐसे प्लेटें कटी कटी लगी होती ना। अच्छा ये बताओ, अगर जैसे एक मोटा सा पाइप जैसा है, तो उसके अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो पूरे अंदर करंट बन जाएगी ना। और अगर इसको ऐसे पतली पतली स्लाइस कर दोगे तब, और उसके बीच में ऑयल भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, ऑयल भर दिया, ताकि एडी करंट बनने
ना पाए। तो एडी करंट बनने से रोकने के हमारे पास दो तरीके हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहां बीच से कट मार दूं ऐसे ना, ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दोगे जब मेटेलिक प्लेट को, तो करंट तो बनेगी लेकिन उतना ज्यादा नहीं बन पाएगी। समझ आ रही है ना? तो एडी करंट रिड्यूस करने, जैसे मान लेते हैं ये प्लेट है ना, इस प्लेट को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया, तो इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस प्लेट के अंदर क्या बनने के चांस है? एडी करंट बनने के चांस है। तो एडी करंट अगर बनने के चांस है तो मैं इसको ऐसे कट लगा दूंगा, इस तरह से ऐसे कट कर दूंगा। ऐसे कट करने से फायदा क्या हो जाएगा हमारे कट करने से? ऐसे ऐसे जब कट कर दोगे ना, तो ये जो करंट ऐसे सर्कुलर बनने वाली थी ना, वो रुक जाएगी। समझ आ रही ना बात? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एडी करंट की वजह से जो लॉसेस हैं उनको दो तरीके से घटाया जा सकता है। या तो उनको स्लाइस में कट कर दो, किसको? मेटेलिक शीट को। या तो फिर क्या करो आप, इस तरह से कट कर दो। समझ आ रही ना बात? तो उससे एडी करंट का लॉसेस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और वो चीज हमें ट्रांसफार्मर में दिखती है, उसमें ऐसे लेयर लेयर, जैसे मेटल मोटी सी है ना, ये चीज क्या है? मोटी सी है। तो उसको क्या करते हैं? ऐसे स्लाइस कर देते हैं और बीच में क्या भर देते हैं? ऑयल भर देते हैं, जिससे वो एडी करंट बनने नहीं पाती है। समझ आ रही ना बात? नहीं, मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसे एक होता है मोटा है, ठीक है, तो मैं रिड्यूस करने की बात कर रहा हूं, मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा। जैसे एक कोई ऐसी चीज है, मान लेते हैं मोटी है, तो उसके अंदर अगर फील्ड वेरी करेगी तो पूरे के अंदर करंट बनेगी ना, तो उसको पतला कर दोगे तब तो कम हो रही है कि नहीं, मैं ये बता रहा हूं। समझ आ रही ना बात? तो कम करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है? प्लेट के फॉर्म में कर दो, और अगर उस प्लेट में ऐसे कट कर दोगे तो और ज्यादा कम हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? क्लियर है ना? तो एडी करंट यही है। और एडी करंट के बारे में 2020 के आसपास एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, अभी मैं वो करा दूंगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है एडी करंट बनने से रोकते हैं हम, इसलिए कि ताकि पावर का लॉसेस क्या हो जाए? कम हो जाए। अच्छा, एडी करंट कहाँ कहाँ पे यूज होती है, उसका यूज हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला, मैग्नेटिक ब्रेक में, इसमें मैग्नेटिक ब्रेक बनाने में, मैग्नेटिक ब्रेक बनाने में। और दूसरा, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन इंडक्शन फर्नेस ना। इंडक्शन फर्नेस क्या होती है, ध्यान से देखना। इसको हम यूज कर लेते हैं। एडी करंट बनने से क्या होता है? हीट का लॉस होता है। तो अगर हीट का लॉस होता है, उस हीट को हम यूज कर सकते हैं ना किसी चीज को गर्म करने में या कुछ ना। तो उसी से हमने क्या बना लिया? इंडक्शन फर्नेस बना लिया। और फिर एक दो और एग्जांपल है। तीसरा, स्पीडोमीटर में यूज करते हैं, स्पीडोमीटर में। और चौथा एग्जांपल आप याद रखिएगा इसका, चौथा, एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर में। ठीक है, ये चार एग्जांपल आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, एडी करंट का यूज जो हम करते हैं, मैग्नेटिक ब्रेक बनाने में करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में करते हैं, स्पीडोमीटर में करते हैं, और एनर्जी मीटर में करते हैं। समझ आ रही ना? इसको लिख लीजिए, फिर वो 2020 के आसपास जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। ठीक, इसका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडी करंट कब बनती है अगर कोई पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखने पर? मेटेलिक प्लेट्स को रखने पे। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेटेलिक प्लेट्स को रखने पे।
हो गया ना ये है? ठीक है, ये बात आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मेटेलिक प्लेट्स को रखते हो तो उसके अंदर क्या बनती है? एडी करंट बनती है। यहां तक हो जाने के बाद अब सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें बताइए कौन सा एडी करंट की डेफिनेशन ही पूछा है, इसीलिए मैंने लिखाया नहीं, मैंने बोला आप अपनी तरफ से लिख लीजिए। एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड, ए मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यही सही है। ए मेटल इज केप्ट इन स्टडी, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो कहाँ फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ नहीं बनेगा, तो करंट नहीं बनेगा। एक सर्कुलर कॉइल इज केप्ट, सर्कुलर कॉइल के अंदर सिंपल एक ही करंट होगी, ठीक है, तो उसको एडी नहीं बोल सकते। थ्रू ए सर्कुलर कॉइल करंट इज पास्ड, नहीं वही सही है, कर लो इसको, आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। हो गया, अगला देखें, ये वाला बताइएगा आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड? ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एडी इफेक्ट नहीं यूज होता, तो ये गलत बात है, ठीक है, होता है। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था आयरन कोर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब आप समझते हो, कोई भी मटेरियल, अगर कोई वायर है ना, ये वायर है, इस वायर के अंदर अगर किसी मटेरियल को रख दें हम ना, किसी मटेरियल को क्या कर दें, और इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही हो, और करंट कैसी हो? वेरिएबल हो। करंट कैसी हो? अगर करंट वेरिएबल होगी तो ये इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर क्या बनाएगा? फील्ड। अगर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? वेरिएबल होगी या कांस्टेंट होगी? वेरिएबल होगी, क्योंकि करंट चेंज हो रही है ना। फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है सोलेनॉइड के अंदर? म्यू नॉट एन आई। अगर करंट चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या इसके अंदर पैदा हो जाता है? समझ आ रही ना बात? इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? मैग्नेट वाली। और स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है टेम्पररी मैग्नेट को। इसको बोला जाता है टेम्पररी को। तो अभी मैंने जब आयरन कोर का एग्जांपल दिया था तो उसमें एडी करंट तो बन ही रही थी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? इसके अंदर है एडी करंट। फिर उसके बाद इंडक्शन फर्नेस मैंने एग्जांपल में लिखाया था, इसके अंदर भी है, और मैग्नेटिक ब्रेकिंग भी लिखाया था। बचा कौन सा है? इलेक्ट्रिक हीटर। तो ये वाला सही हो जाएगा, बाकी ये सब ऑप्शन क्या है? गलत है। हाँ हाँ, करंट वेरिएबल मतलब जो चेंज करे, ठीक है, ऐसा 100% नहीं कह सकते, ये भी तो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कहलाएगी, अब कहलाएगी, ठीक है। इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक और छोटी सी बात, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, शुरू होगा ऑसिलेशन, ठीक है। हालांकि इसके बारे में जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं थ्योरेटिकल जो इसी चैप्टर में बता देना ज्यादा जरूरी, ठीक है। इसको आप लिख चुके हैं? हो गया। देखिएगा, आपने एक फील्ड पढ़ा है, हालांकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते थे, लेकिन मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ना, ठीक है। और एक यहां पे भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है।
कौन सी होती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें और इसमें फर्क होता है। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ये डिसकंटिन्यूअस नेचर की होती थी। कैसी होती थी? डिसकंटिन्यूअस। पॉजिटिव चार्ज से क्या करती थी? निकलती थी और नेगेटिव चार्ज को जाकर के क्या कर जाती थी? टर्मिनेट कर जाती थी। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है। लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मान लेते हैं आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे है और यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चेंज हो रही है, मान लेते हैं इंक्रीज हो रही, तो अगर ये चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड, लूप के अंदर से पास हो रही है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा? क्या चीज? फ्लक्स चेंज हो जाएगा ना। फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो क्या बन जाएगा? ईएमएफ। और आपको पता है ईएमएफ, वो ईएमएफ क्या काम करता है? समझ आ रही ना बात? वो इसके अंदर अगर मेटल है तो क्या बना देता है? करंट। और अगर नॉन मेटल है तो करंट तो नहीं बना पाएगा, लेकिन ईएमएफ जरूर जनरेट होगा। समझ आ रही ना बात? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या जो बनती है इंड्यूस वाली, वो कैसी होती है? क्लोज लूप होती है। कैसी होती है? क्लोज लूप। और ये वाली क्लोज लूप नहीं होती। कैसी होती है? क्लोज लूप। पहली बात इसकी ये हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो आपने पढ़ा था, इसको बोला था ये कंजर्वेटिव नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? कंजर्वेटिव नेचर होता है इसका। इस वाले आपको जब मैं क्या कहते हैं वो पढ़ा रहा था, वर्क पावर एनर्जी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी और बीच में भी कई दफा ये बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये तीन हमारे सिलेबस में ऐसे हैं जो कैसा बनाते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ये क्या करते हैं? कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रोस्टैट था उसमें से तो एक है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये फील्ड होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड। लेकिन ये वाली जो है ये कैसी होती है? नॉन कंजर्वेटिव। ये बात याद रखिएगा, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है। समझ आ रही ना बात? और तीसरी आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड है, फील्ड मैग्नेटिक चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। क्या बन रही? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, समझ आ रही ना बात? तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको किस में दिखेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। लेकिन इसकी शर्त होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये दोनों फील्ड एक दूसरे से कैसी बनती हैं? परपेंडिकुलर बनती हैं। कैसी बनती है? परपेंडिकुलर। ये तीसरी बात है। लेकिन अब आप देखिएगा, एक चीज आपको दिक्कत कर सकती है, जहां पे आप गलत आंसर दे सकते हो इतना जानने के बावजूद। फील्ड दो तरह से चेंज हो सकती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये लिखा मैंने, बी नॉट एक्स डिवाइड बाई एल आई के, ये लिखा है। और एक ये लिखा है बी इज इक्वल टू बी नॉट एक्स डिवाइड बाई एक्स की जगह पे टी कर देता हूं, बी नॉट टी आई कैप, ये लिखा हुआ है। इन दोनों में फर्क जानते हो क्या है? ये डिस्टेंस के साथ या स्पेस के साथ चेंज हो रही है और ये टाइम के साथ। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होती है ना या इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से, वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से बनती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ। किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ। तो अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बनेगी। और अगर स्पेस के साथ चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकती। समझ आ रही ना बात? तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनती है? जब मैग्नेटिक फील्ड किससे चेंज हो? टाइम के साथ चेंज हो। तो यहां पे आपको एक बात लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो सॉरी यहां पे लिख देता हूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड by varying मैग्नेटिक, शॉर्टकट लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड आप पूरा लिख लीजिएगा। अब ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? टाइम के साथ चेंज होने वाली। किसके साथ? टाइम के साथ चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये भी बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो एक बार हमारे साथ दोहरा लीजिए, 4 पॉइंट मैंने पढ़ाया। पहली चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में फर्क क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस नेचर की होती है और ये कंटिन्यूअस नेचर, और क्लोज लूप लिखा हुआ है तो कंटिन्यूअस नेचर की होती है। और दूसरी सबसे अहम बात क्या है कि ये कंजर्वेटिव नेचर की होती है, वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की। तीसरी अहम बात क्या है? एक फील्ड के चेंज से दूसरी फील्ड बनेगी, लेकिन शर्त क्या है कि टाइम वेरिएबल होनी चाहिए। फील्ड कैसी होनी चाहिए? टाइम। अगर एक फील्ड टाइम वेरिएबल है तो वो दूसरी फील्ड को क्या कर देगी? इंड्यूस कर देगी। समझ आ रही ना? क्लियर रहेगा? और दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। बस इतनी बातें आप लिख लीजिए, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं।